सो हेलो गाइज, आज से हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है टेंस मीन्स काल। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन आपको बताएंगे कि टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम। टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम। सो बेसिकली टेंस और टाइम में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम? सो आई वांट टू टेल यू दैट टाइम का संबंध वर्ब के मीनिंग से होता है, जबकि टेंस का संबंध वर्ब के फॉर्म से होता है, रूप से होता है। सो एज यू नो, देयर आर 3 types of tenses। जैसा कि आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। द सेकेंड वन इज पास्ट टेंस, इसका हिंदी होता है भूतकाल। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल। इन तीनों टेंस को 4 कालखंडों के आधार पर बनाते हैं। वो 4 कालखंड हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन 4, जैसे कि चारों को कैसे हम रखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 3 भाग हो गए। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ये टोटली कितने भाग हो गए? 12 भाग। इन 12 भाग को हम 4-4 वाक्यों के आधार पर बनाते हैं। इसका ट्रांसलेशन फॉलोइंग 4 वाक्यों के आधार पर करते हैं। वो 4 वाक्य कौन कौन से हैं, तो इनको भी हम लिख दे रहे हैं। अफर्मेटिव, sentences, negative sentences, C, interrogative sentences, and the last one is इंटेरोगेटिव, नेगेटिव
सेंटेंसेज। इन चारों वाक्यों के आधार पर इन सारे टेंसेज का अध्ययन हम करते हैं, टेंस के कालखंडों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसका रिकॉग्निशन जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे। हम विद्यार्थियों के साथ समस्या यही होती है कि टेंस तो सब पढ़ लेते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो पहचान करना, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनको पहचान करने में दिक्कत होती है कि कौन सा वाक्य किस टेंस का वाक्य है। तो इसलिए सबसे पहले हमको पहचानना, हमें टेंस पहचानना आना चाहिए। अगर हम एक बार टेंस पहचानना जान जाएंगे तो फिर आगे हमारे लिए आसानी हो जाएगा, सेंटेंस अन्य चीज़ें समझने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहचान जानेंगे। तो आप लोगों को सिंपली हम हिंदी में, एकदम सिंपली हिंदी में लिखवा रहे हैं कि आप जान जाएं कि हाँ कैसे टेंस पहचानते हैं। तो उसके लिए पहचान हो जाएगा, रिकॉग्निशन हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? तो ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ता हूं, ती हूं। आदि शब्द आए हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है कि हमारा रिकॉग्निशन, पहचान क्या कह रहा है कि कैसे हम समझेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जिस रिकॉग्निशन के मुताबिक जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में जो मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब के अंत में, यानी कि उस मेन वर्ब का अंत किससे हो रहा हो, ता है से या ती है से या ते हैं, ती हो, ता हूं या ती हूं से हो रहा हो, तो वह कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आया? अब हमने यहां आपको एक लिखा है कि मुख्य क्रिया, आपको ये ध्यान देना होगा कि कोई भी शब्द हो जिसका अंत इससे हो रहा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, क्रिया होनी चाहिए।
अगर उस वाक्य में क्रिया है और उस क्रिया का अंत इन वाक्यों में से किसी से भी हो रहा हो, इन शब्दों में से किसी से भी हो रहा हो, तो वह क्या है, टेंस है, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अदरवाइज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई वाक्य है कि यह मेरा छाता है, इसके अंत में भी आया है ता है, आ गया है, तो आप ये कहेंगे कि ता है यहाँ बताया गया है और यहाँ आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। लेकिन नहीं, छाता जो है वो कोई क्रिया नहीं है और इसलिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ। वह आपकी जूती है, पहनने वाली जूती, तो इसके लास्ट में भी ती है आ गया, तो ती है आ गया, लेकिन यह जूती कोई क्रिया नहीं है और इसलिए यह टेंस का वाक्य नहीं है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, यूं कर सकते हैं। टेंस तभी होगा जब उसमें क्रिया हो, और छाता या जूता या धोती, पहनने वाला जो धोती होता है उसके भी लास्ट में ती है आता है, तो ये सब क्या नहीं है, क्रिया नहीं है, और जब क्रिया नहीं है तो वो टेंस होगा ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, वो कोई भी टेंस नहीं होगा, अगर वह क्रिया नहीं है तो कोई टेंस नहीं है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि पहचानना कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हम पहचानेंगे कैसे, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करते समय कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना होगा, कुछ बेसिक रूल्स को याद रखना होगा। वो बेसिक रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देयर आर सम बेसिक रूल्स टू ट्रांसलेट अ हिंदी सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू इंग्लिश। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, ये आपका हेडिंग हो जाएगा और इसमें पॉइंट वाइज हम आपको लिखवाएंगे। इस टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इस टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अपना दूसरा पॉइंट है, मीन्स वी यूज डू एंड डज एज अ हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलवेज रिमेंबर, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज डू एंड डज, डू और डज एज helping verbs. The second point is singular subject, मतलब एक वचन करता है। एक वचनकर्ता के साथ
मेन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के फिफ्थ फॉर्म पांचवें रूप का प्रयोग करते हैं। If the subject is singular number, if the subject is in singular number, then we use fifth form of verb in this tense. You can take a screenshot. After that, I will erase and write down the next points. तीसरा पॉइंट है प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रथम रूप का प्रयोग करते हैं। मीन्स if the subject is plural, then we have to use first form of the verb. Our next point is जब helping verb means do या does का प्रयोग होता है उस वाक्य में सदैव मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता मीन सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल। इन केस in any sentence, if we use do or does as a helping verb, then we have to use first form of main verb only. Whatever the subject will be, it doesn't matter.
So now we start. The first sentence of present indefinite is affirmative. Affirmative sentences. हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट, इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये अब हम बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला देंगे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, सेंटेंसेस बनते जाएंगे। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको लिखना है मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कब रहेगा? जब कर्ता एक वचन हो और फर्स्ट फॉर्म कब होगा? जब कर्ता बहुवचन बहुवचन। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और अंत में रिमेनिंग वर्ड या आदर्श या शेष वाक्य लिख देना है। First we have to write subject. After that, if the subject is singular, then we have to write fifth form of verb. And if the subject is plural, then we have to write first form of verb. After that, we have to write object and in the end other words. Here are some examples. कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अर्पिता आज कॉफी पीती है। So the translation will be, first we have to write subject. पहले हमको सब्जेक्ट चुनना आना चाहिए। सेंटेंस के कौन कौन से भाग हैं वो हमको पहचानना आना चाहिए कि कौन भाग क्या होता है। तो कर्ता, सबसे पहले हमें कर्ता पहचानना आना चाहिए। तो कर्ता, इसके लिए अलग से हम वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल ये जानिए कि सबसे पहले कर्ता लिखना है। तो कर्ता है अर्पिता। सो अर्पिता, और ये अर्पिता सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें मेन वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग करना होगा। तो मेन वर्ब है पीना, तो पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक। ड्रिंक और पांचवा रूप हो जाएगा ड्रिंक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट अपना है कॉफी, तो कॉफी। उसके बाद अदर वर्ड है आज, तो टुडे। सो इस रूल का प्रयोग करके हमने आसानी से इसे बना लिया। आपका अगला सेंटेंस है वे लोग आपको यहाँ निमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी हो जाएगा दे। उसके बाद वे लोग बहुवचन करता है, और जब करता बहुवचन है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्रिया है इसमें निमंत्रित करना, तो निमंत्रित करना का अंग्रेजी होता है इनवाइट।
दे इनवाइट, ऑब्जेक्ट है आपको, आपको की अंग्रेजी हो जाएगी यू, उसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएगा यहां तो हियर। So you should know what is subject. In this sentence, subject is Velo. So I wrote they. After that, the subject is plural. So I have written first form of verb. निमंत्रित करना means invite, and then the object is you. आपको you, and other words is यहाँ, तो यहाँ means here. They invite you here. The next sentence, वह लड़का आपकी मदद करना चाहता है। वह लड़का आपकी मदद करना चाहता है। इसका ट्रांसलेशन आप लोग खुद हमसे पहले बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट की अंग्रेजी, सब्जेक्ट है वह लड़का, तो वह लड़का की अंग्रेजी हो जाएगा दैट बॉय, दैट बॉय। उसके बाद ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी हैव टू राइट फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर आर टू वर्ब्स हियर इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, एक है मदद करना एंड द सेकेंड वन इज चाहना। बट हमने आपको रूल्स में ये लिखवाया है कि मेन वर्ब इसीलिए लिखवाया है कि एक मेन वर्ब है और उसमें सेकेंडरी वर्ब्स भी हो सकते हैं। तो मेन वर्ब उसे बोलते हैं जो वाक्य में सबसे अंत में आया, वाक्य के सबसे अंत में जो आया होता है उसे ही मेन वर्ब कहा जाता है। बाकी अगर कोई वर्ब आया है तो उसको सेकेंडरी वर्ब के रूप में या किसी अन्य रूप में हम जानेंगे या उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, लेकिन जो मेन वर्ब होता है उसे ही हम टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो मेन वर्ब है चाहना, जो लास्ट में आया वो चाहना, तो इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको टेंस के अकॉर्डिंग फिफ्थ फॉर्म में बनाएंगे हम। तो चाहना का होता है वांट, तो एस लग जाएगा वांट्स, फिफ्थ फॉर्म हो गया। अब जो सेकेंडरी वर्ब है, तो जो सेकेंडरी वर्ब होता है उसको हम टू लगा के उसका फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो टू लिख दिया हमने और फर्स्ट फॉर्म मदद करने का होता है हेल्प। दैट बॉय वांट्स टू हेल्प। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है आपकी, तो आपकी का अंग्रेजी यू। सो इस प्रकार से हम इसे आसानी से बना लेंगे। तो एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आई हुई हैं तो उस वाक्य में जो सबसे अंत की क्रिया होगी वह मुख्य क्रिया मानी जाएगी और जो अन्य क्रियाएं होंगी वह सेकेंडरी वर्ब के रूप में होगा। तो उसकी अंग्रेजी का हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उससे पहले हमको बस टू लगाना होता है, और जो मुख्य क्रिया होती है उसको टेंस के अकॉर्डिंग लिखना होता है, चाहे वह किसी भी टेंस में हो। जिस टेंस का हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्म लिखते हैं, और जो सेकेंडरी वर्ब आया होता है चाहे टेंस कोई भी हो उसके पहले हम टू लगा के उसका फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। मैं हमेशा अपना गृह कार्य पूरा करता हूं। मैं हमेशा अपना गृह कार्य पूरा करता हूं, इसका ट्रांसलेशन होगा। इस वाक्य का ट्रांसलेशन करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम वर्ब के हमेशा पहले ही लिखते हैं, जैसे कि एवर, नेवर,
ऑलवेज, सेल्डम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम वर्ब्स के पहले ही लिखते हैं। तो इस वाक्य में आया है हमेशा, हमेशा का अंग्रेजी होता है ऑलवेज। तो ऑलवेज की अंग्रेजी हम कभी भी वर्ब के पहले ही लिखते हैं। तो जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और उसके बाद वर्ब, लेकिन वर्ब के पहले हमें हमेशा की अंग्रेजी लिखनी है। तो आई ऑलवेज, अब वर्ब है पूरा करना, तो कंप्लीट, आई ऑलवेज कंप्लीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य, तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी हो जाएगी माई, और गृह कार्य का होम वर्क। सो द ट्रांसलेशन विल बी आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क। सो गाइज, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।